और आज का हमारा मुख्य उद्देश्य सिर्फ उन पुराने तथ्यों को पढ़ना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि इतिहासकार आखिर किस तरह से अतीत के इन बिखरे हुए पन्नों को जोड़ते हैं। क्योंकि देखिए, हमारे पास कोई लिखित डायरी तो है नहीं उस वक्त की। वही तो हम ये समझेंगे कि ये महान सभ्यता वास्तव में कब अपने चरम पर थी, और सबसे बड़ा और विवादास्पद सवाल, इन शानदार शहरों को आखिर बसाया किसने था। क्या बात है। मतलब क्या ये कोई भारी सभ्यता थी जिसने आकर यहाँ अपना डेरा डाल लिया था, या फिर ये यहीं की मिट्टी में सदियों के क्रमिक विकास का नतीजा थी। एकदम सही। तो चलिए इस विषय को थोड़ा खोलकर समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस सभ्यता के कालक्रम की, यानी इसकी टाइमलाइन की। हाँ, ये बहुत जरूरी हिस्सा है। इन सारे शोधपत्रों को देखकर एक बात जो सबसे स्पष्ट रूप से सामने आती है वो ये है कि इतने विशाल महानगर रातों रात जमीन से नहीं उगाए थे। बिल्कुल नहीं, इतिहास में ऐसा कभी नहीं होता। इसके विकास के बहुत ही स्पष्ट और क्रमिक चरण रहे हैं। जैसे स्रोतों में बताया गया है कि शुरुआत होती है नवपाषाण काल के बाद के प्राक हड़प्पा यानी प्री हड़प्पन चरण से। हाँ, जो कि एक बहुत शुरुआती दौर था। फिर आरंभिक हड़प्पा चरण आता है, उसके बाद वो दौर जिसे मैच्योर या विकसित हड़प्पा कहते हैं, और फिर पतनोन्मुख चरण, और अंत में उत्तर हड़प्पा काल। और इन्हीं चरणों को समझने के लिए पुरातत्वविद मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, वो बर्तनों वाला हिस्सा मैंने पढ़ा। यहाँ कुछ तकनीकी शब्दों का जिक्र है, जैसे OCP और PGW और NBPW निदबांड। हाँ, ईमानदारी से कहूँ तो ये नाम किसी रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला के फॉर्मूले जैसे लगते हैं मुझे। मैं समझ सकती हूँ, ये शब्द थोड़े जटिल लग सकते हैं, पर चलिए इन्हें आसान भाषा में समझते हैं। दरअसल जब पुरातत्वविद खुदाई करते हैं तो उन्हें अलग अलग परतों में अलग अलग तरह के मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, जिन्हें मृदभांड कहा जाता है। और ये बर्तन समय का पता लगाने में मदद करते हैं। बिल्कुल, ये बर्तन समय का एक बहुत बड़ा संकेतक होते हैं। जैसे OCP का मतलब है ऑकर कलर्ड पॉटरी, यानी गेरुए रंग के बर्तन। अच्छा, जो हड़प्पा के पतन के समय के माने जाते हैं। फिर आता है PGW यानी पेंटेड ग्रेवेयर, चित्रित धूसर बर्तन। हाँ, जो लोहे के युग और वैदिक काल से जुड़े हैं। और फिर NBPW यानी नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ये बहुत ही चमकदार काले बर्तन होते थे जो बाद के ऐतिहासिक काल में इस्तेमाल होते थे। तो इन बर्तनों की बनावट से इतिहासकार ये पता लगाते हैं कि कोई समाज विकास कर रहा था या पतन की ओर जा रहा था। एकदम सही। और जैसा कि आपने क्रमिक चरणों की बात की, अगर हम पाकिस्तान के मेहरगढ़ और हरियाणा के भिराना जैसे स्थलों की खुदाई को देखें तो वहां से हमें निरंतर विकास के साक्ष्य मिलते हैं। हाँ, बिल्कुल स्पष्ट रूप से पाषाण काल से लेकर हड़प्पा काल तक का निरंतर विकास। इंसान ने पहले पत्थर के औजार बनाए, फिर खेती सीखी, कच्ची ईंटों के घर बनाए और अंततः इतने बड़े महानगर खड़े कर दिए। ये निरंतरता वाकई अद्भुत है ना? लेकिन जब मैं इन स्रोतों में तिथियों यानी तारीखों के हिस्से पर पहुंचा तो मेरा सिर चकरा गया, सच में। वो तिथियों वाला विवाद, हाँ, वो काफी दिलचस्प है। यह सोचकर ही हैरानी होती है कि एक ही सभ्यता की तारीखों को लेकर विद्वानों में इतना बड़ा मतभेद कैसे हो सकता है। मतलब शुरुआती खुदाई करने वाले सर जॉन मार्शर का मानना था कि यह सभ्यता 3250 ईसा पूर्व के आसपास की है। वहीं माधव स्वरूप वत्स जैसे कुछ अन्य विद्वानों ने इसे 3500 से 2700 ईसा पूर्व बताया, और किसी ने 2500 ईसा पूर्व भी कहा। वही तो, तारीखों में 1000 साल तक का ये भारी अंतर। मतलब जब आप एक पूरा शहर खोद कर निकाल रहे हैं तो ये कैसे नहीं पता चल पाता कि वो कितना पुराना है। देखिए, अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो ये उलझन इसलिए थी क्योंकि उस समय तक हमारे पास कार्बन डेटिंग जैसी कोई वैज्ञानिक तकनीक नहीं थी। तो वो लोग अंदाजा कैसे लगा रहे थे? उस दौर के इतिहासकार सापेक्ष तिथि निर्धारण पर निर्भर थे। रिलेटिव डेटिंग। हाँ, रिलेटिव डेटिंग। इसका मतलब है कि वे किसी और ज्ञात सभ्यता के कैलेंडर के आधार पर हमारी सभ्यता की उम्र का अंदाजा लगा रहे थे। मार्टिमर व्हीलर और स्टुअर्ट पिगॉट जैसे इतिहासकारों ने यही किया था। उन्होंने मेसोपोटामिया की तरफ देखना शुरू किया। बिल्कुल। उन्होंने अपना पूरा ध्यान आधुनिक इराक यानी मेसोपोटामिया की तरफ लगा दिया। यानी वे दूसरों के दस्तावेजों से हमारी तारीखें निकाल रहे थे। हाँ, हुआ ये कि मेसोपोटामिया के सुमेरिया इलाके में अक्कड़ नाम की एक जगह थी। वहां के शासक सारगोन के कुछ अभिलेख मिले थे, और उन अभिलेखों में कुछ खास था। हाँ, उनमें मेलुहा नाम की एक जगह के साथ व्यापार का जिक्र था। और कई विद्वानों का मानना है कि मेलुहा दरअसल हड़प्पा सभ्यता का ही नाम था। अच्छा, तो ये मेलुहा हड़प्पा ही था? ऐसा माना जाता है। अब चूंकि सारगोन का समय लगभग 2350 ईसा पूर्व था और वहां हड़प्पा की मुहरें भी मिली थीं,
तो सीजे गैट जैसे विद्वानों ने यह मान लिया कि हड़प्पा का समय भी 2350 से 1750 ईसा पूर्व के आसपास रहा होगा। और दशकों तक इसी अनुमानित तारीख को सही माना जाता रहा। हाँ, जिसे काफी मान्यता भी मिली थी उस वक्त। लेकिन फिर विज्ञान की एंट्री होती है और मुझे विज्ञान और इतिहास का ये संगम हमेशा बहुत रोमांचित करता है। स्रोत बताते हैं कि शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डब्ल्यू लिबी ने रेडियो कार्बन डेटिंग यानी C14 पद्धति की खोज की। हाँ, ये इतिहास के लिए एक गेम चेंजर था। भारत में इसका प्रयोग बहुत बड़े स्तर पर भंडारकर शोध संस्थान में किया गया और यहीं से सारी धुंध छटने लगी। बिल्कुल, C14 एक वैज्ञानिक चमत्कार है। आसान शब्दों में कहें तो हर जीवित प्राणी या पौधे में कार्बन 14 होता है। और जब वो मर जाता है तो ये कार्बन एक निश्चित गति से कम होने लगता है, जैसे कोई उल्टी घड़ी चल रही हो। समझ गया। तो वैज्ञानिकों ने जब हड़प्पा से मिली हड्डियों, लकड़ी और कोयले के अवशेषों में इस कार्बन की मात्रा को नापा तो उन्हें गणितीय रूप से सटीक तारीखें मिलने लगी। और इसी वैज्ञानिक आधार पर इतिहासकार D.P. अग्रवाल का मत सबसे ज्यादा प्रामाणिक माना जाता है। हाँ, धर्मपाल अग्रवाल जी का मत। उन्होंने स्थापित किया कि संपूर्ण सिंधु सभ्यता 3300 से 1300 ईसा पूर्व तक फैली थी और वो विकसित चरण जब नगर योजना और व्यापार अपने पूर्ण चरम पर थे, वो 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक का समय था। बिल्कुल, विज्ञान ने उन तमाम पुरानी बहसों पर पूर्ण विराम लगा दिया जो केवल विदेशी व्यापारिक अभिलेखों पर टिकी थी। तो तारीखों का रहस्य तो हमने विज्ञान की मदद से सुलझा लिया, लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। कौन सा? अब हमारे सामने वो सबसे बड़ा सवाल है कि इन बेमिसाल शहरों को आखिर बसाया किसने था। हाँ, ये एक बहुत ही बड़ा डिबेट रहा है। हमारे स्रोत बताते हैं कि शुरुआती दौर में विदेशी उद्भव यानी विदेशी मत का बहुत बोलबाला था। कई नामी गिरामी विद्वान जैसे सर जॉन मार्शल, मार्टिन व्हीलर, गॉर्डन चाइल्ड और D.D. कौशाम्बी, हाँ, ये सब बड़े नाम हैं। ये सब मानते थे कि हड़प्पा को सुमेरियन यानी मेसोपोटामिया के लोगों ने ही बसाया था। हमें खुद को उस दौर में रखकर देखना होगा कि उन्होंने ऐसा क्यों सोचा होगा। देखिए, जब 1920 के दशक में हड़प्पा की खोज हुई तो मेसोपोटामिया की सभ्यता पहले से ही दुनिया भर में मशहूर थी। जब विद्वानों ने देखा कि हड़प्पा और मेसोपोटामिया दोनों जगह लोग कांस्य धातु का इस्तेमाल करते थे और लोहे के बारे में दोनों अनजान थे। बिल्कुल, दोनों जगह लिपियों यानी लिखने की कला का ज्ञान था और दोनों जगह पक्की ईंटों का इस्तेमाल हो रहा था, तो उन्हें लगा कि ये जरूर एक ही संस्कृति का विस्तार है। हाँ, और इतना ही नहीं, बलूचिस्तान में कुछ ऐसे ऊंचे चबूतरे भी मिले जिन्हें देखकर इतिहासकारों को लगा कि ये मेसोपोटामिया के जिगुरात की नकल है। एक मिनट, ये जिगुरात क्या होता है? ये शब्द स्रोतों में कई जगह आया है। जिगुरात दरअसल मेसोपोटामिया के भव्य मंदिर होते थे। आप इन्हें सीढ़ीदार पिरामिड की तरह समझ सकते हैं। अच्छा, ऊंचे पिरामिड जैसे? हाँ, जो बहुत ऊंचे होते थे और जिनके सबसे ऊपरी हिस्से पर देवताओं का निवास माना जाता था। शुरुआती इतिहासकारों को लगा कि बलूचिस्तान के चबूतरे उन्हीं जिगुरातों के छोटे रूप हैं। तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाल लिया कि सुमेरिया के कुछ लोग अपनी उन्नत तकनीक लेकर सिंधु घाटी आए और यहाँ उन्होंने अपने नए शहर बसा लिए। हाँ, शुरुआती मत यही था। ये तर्क सुनने में बड़ा आसान लगता है, जैसे कोई अपनी जन्मभूमि छोड़कर किसी नई जगह पर जाकर अपनी ही संस्कृति की एक और कॉपी बना दे। लेकिन इतिहास इतना सीधा नहीं होता। बिल्कुल नहीं। और यहीं पर मुझे स्रोतों में मौजूद खंडन वाले तर्क सबसे ज्यादा दिलचस्प लगे। जैसे ही आप सतह से नीचे जाते हैं तो पता चलता है कि इन दोनों सभ्यताओं के बीच जो अंतर थे वे समानताओं से कहीं ज्यादा विशाल थे। बिल्कुल। और यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो लिपि यानी लिखने के तरीके से शुरू होती है। हाँ, लिपियों का अंतर। देखिए, मेसोपोटामिया के लोग कीलाक्षर या जिसे क्यूनिफॉर्म लिपि कहते हैं उसका इस्तेमाल करते थे। इसमें वे गीली मिट्टी की पट्टियों पर एक नुकीली कील जैसे औजार से निशान बनाते थे, जो देखने में वेज या कील के आकार के लगते थे। हाँ, लेकिन हड़प्पा की लिपि बिल्कुल अलग थी। उनकी लिपि भाव चित्रात्मक थी और उसे ब्रोस्टोफेडिन शैली में लिखा जाता था। ब्रोस्टोफेडिन, ये नाम भी काफी भारी भरकम है। हाँ, नाम थोड़ा मुश्किल है। इसका मतलब है सांप की तरह लहराते हुए लिखना। अच्छा। मतलब पहली लाइन दाएं से बाएं लिखी जाती थी और फिर अगली लाइन बाएं से दाएं। ये तकनीक मेसोपोटामिया से बिल्कुल मेल नहीं खाती। ये तो एकदम ही अलग सिस्टम हो गया। और अगर वास्तुकला की बात करें तो आपने अभी जिगुरात के बारे में पूछा था। हाँ, वो भव्य मंदिर। मेसोपोटामिया का पूरा समाज भव्य मंदिरों और शानदार कब्रों के इर्द गिर्द घूमता था।
लेकिन पूरे हड़प्पा साम्राज्य में, जो आकार में मेसोपोटामिया से कई गुना बड़ा था, खुदाई में एक भी मंदिर या भव्य कब्र नहीं मिली है। एक भी नहीं? नहीं, उनका ध्यान पूरी तरह से सार्वजनिक उपयोगिता पर था, जैसे मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार। और नगर नियोजन यानी टाउन प्लानिंग को तो हम नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। स्रोतों को पढ़ते हुए मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि हड़प्पा की जल निकासी व्यवस्था दुनिया में सर्वश्रेष्ठ थी। और मेसोपोटामिया की? मेसोपोटामिया में ये बेहद घटिया स्तर की थी। मतलब आजकल तो हल्की सी बारिश में हमारे आधुनिक शहर जलमग्न हो जाते हैं, लेकिन 5000 साल पहले हड़प्पा के लोगों ने ढकी हुई नालियां, सोख्ता गड्ढे और मैनहोल तक बना लिए थे। और सिर्फ नालियां ही नहीं, ईंटों का मानकीकरण भी देखिए। ईंटों का साइज? हाँ, अगर आप हड़प्पा सभ्यता की ईंटें देखें, तो चाहे वो ईंट गुजरात में मिली हो या पंजाब में, उसका आकार और अनुपात हमेशा 4:2:1 ही होता था। हमेशा 4:2:1 का रेशियो। बिल्कुल, ये ऐसा है जैसे आज के समय में लेगो ब्लॉक्स आते हैं, एकदम मानकीकृत। इसके विपरीत मेसोपोटामिया की ईंटें बिल्कुल बेतरतीब और अलग-अलग आकारों की होती थीं। तो अब आप ही सोचिए, कोई सभ्यता अपने मूल घर में घटिया नालियां और बेतरतीब ईंटें बनाएगी और फिर हजारों किलोमीटर दूर जाकर दुनिया की सबसे बेहतरीन और मानकीकृत नगर व्यवस्था कैसे खड़ी कर देगी? ये तर्कसंगत नहीं है बिल्कुल भी। ये एक बहुत ही शानदार तर्क है। तो अगर ये सभ्यता विदेशियों ने नहीं बसाई तो फिर हमारे सामने आता है स्वदेशी मत। हाँ, कि ये यहीं के लोगों ने बसाई थी। और इसमें सबसे पहला और शायद सबसे ज्यादा चर्चित सिद्धांत है आर्यों का सिद्धांत। क्या भारत के वैदिक आर्यों ने ही हड़प्पा सभ्यता को बसाया था? ये एक समय पर बहुत लोकप्रिय विचार था। हाँ, कई भारतीय विद्वानों जैसे शुरुआती दौर में बीबी लाल, एसआर राव और पुसालकर जैसे विद्वानों ने इस विचार का बहुत समर्थन किया था। उन्होंने ऋग्वेद का हवाला दिया और भौगोलिक समानताओं की बात की। ये एक बहुत स्वाभाविक विचार था उस वक्त, चूंकि वैदिक सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन ज्ञात सभ्यताओं में से एक मानी जाती थी, तो विद्वानों ने कोशिश की कि हड़प्पा को भी उसी से जोड़ दिया जाए। कुछ विद्वानों ने तर्क दिया कि ऋग्वेद में जिन असुरों या दस्युओं का जिक्र है जो यज्ञ करते थे, वे दरअसल हड़प्पा के ही लोग थे। लेकिन जब हम इन दोनों सभ्यताओं के जीवन जीने के तरीके यानी उनके मूल चरित्र की तुलना करते हैं तो ये सिद्धांत पूरी तरह से ढह जाता है। बिल्कुल ढह जाता है। स्रोतों में दिया गया ये तुलनात्मक विश्लेषण सचमुच आंखें खोलने वाला है। चलिए इसे एक एक करके डिकोड करते हैं। सबसे बड़ा अंतर तो अर्थव्यवस्था और रहन सहन का ही है। कैसे? हड़प्पा पूरी तरह से एक नगरीय यानी अर्बन सभ्यता थी, जहां पक्के मकान, ग्रिड सिस्टम वाली सड़कें और विशाल व्यापारिक नेटवर्क था। और वैदिक सभ्यता? जबकि वैदिक सभ्यता मूल रूप से एक ग्रामीण सभ्यता थी, जहां लोग झोपड़ियों में रहते थे और उनका मुख्य आधार कृषि और पशुपालन था। बिल्कुल। और धातुओं का ज्ञान भी एक बहुत बड़ा विभाजक है दोनों के बीच। हाँ, हड़प्पा के लोग कांस्य योग के थे। सही कहा। उन्हें तांबा और टिन मिलाकर कांसा बनाना आता था, लेकिन वे लोहे के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे। और वैदिक काल के लोग? इसके ठीक उलट, वैदिक काल के लोग लौह युग के थे। लोहे का ज्ञान उनके जीवन का एक अहम हिस्सा था। और जानवरों को लेकर भी दोनों की प्राथमिकताएं बिल्कुल अलग थीं। ये बात मुझे हमेशा हैरान करती है कि हड़प्पा सभ्यता में जो इतनी बड़ी और विकसित थी, घोड़े के प्रमाणिक साक्ष्य ना के बराबर हैं। हाँ, घोड़े के अवशेष बहुत कम या विवादित है वहां। जबकि वैदिक संस्कृति तो पूरी तरह से घोड़े के इर्द गिर्द ही घूमती थी। उनके रथों से लेकर उनके यज्ञों तक घोड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण था। और गाय भी उनके लिए सबसे पवित्र थी। बिल्कुल। जबकि हड़प्पा की मोहरों पर हमें कुबड़ वाले बैल, गैंडे और हाथी तो दिखते हैं, लेकिन गाय को कोई विशेष महत्व दिया गया हो ऐसा नहीं लगता। धार्मिक मान्यताओं का अंतर भी कम नहीं है अगर हम ध्यान दें। हाँ, वो भी काफी अलग है। हड़प्पा में हमें मातृ देवी की मरण मूर्तियां मिली हैं, पशुपति शिव जैसी आकृतियां मिली हैं, और वे लिंग योनि की पूजा करते थे, जो स्पष्ट रूप से मूर्ति पूजा का रूप है। और वैदिक लोग? इसके विपरीत शुरुआती वैदिक काल के लोग प्रकृति के तत्वों जैसे अग्नि, वायु और इंद्र की पूजा करते थे। वे मूर्ति पूजक नहीं थे, बल्कि ऋग्वेद में तो लिंग पूजकों की निंदा तक की गई है। ये तो बहुत बड़ा विरोधाभास है। इसके अलावा हड़प्पा का समाज मात्र सत्तात्मक प्रतीत होता है, जबकि वैदिक समाज स्पष्ट रूप से पितृसत्तात्मक था। और एक आखिरी बात जिसने मुझे स्रोतों को पढ़ते हुए सबसे ज्यादा चौंकाया। क्या? हड़प्पा के लोग कितने शांतिप्रिय थे। इतने विशाल साम्राज्य में जहां इतना धन और व्यापार था, खुदाई में मुश्किल से ही कोई युद्ध के हथियार मिले हैं। किलों को तोड़ने वाला कहा गया है।
ये कैसे संभव है कि एक ही समाज के लोग एक समय में बिना हथियारों के इतने शांतिप्रिय हों और फिर अचानक से युद्धप्रिय बन जाएं? ये बिल्कुल संभव नहीं है। और लिपि का ज्ञान भी एक और बड़ा अंतर है। हाँ, वो तो हमने देखा। हड़प्पा के लोग लिखना पढ़ना जानते थे, जबकि शुरुआती वैदिक आर्यों का ज्ञान श्रुति परंपरा पर आधारित था। यानी वे वेदों को सुनकर याद रखते थे, लिखते नहीं थे। बिल्कुल। इन सभी ठोस अंतरों को देखकर ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि आर्य और हड़प्पन दो बिल्कुल अलग-अलग संस्कृतियों के लोग थे। इसलिए आर्यों द्वारा हड़प्पा को बसाए जाने का सिद्धांत पूरी तरह खारिज हो जाता है। तो अगर आर्य नहीं तो फिर कौन? स्रोतों में एक और स्वदेशी मत का उल्लेख है, द्रविड़ मत। हाँ, आर.डी. बैनर्जी और सुनीति कुमार चटर्जी जैसे विद्वानों का मत। उनका मानना था कि दक्षिण भारत के द्रविड़ों ने मूल रूप से इस सभ्यता का निर्माण किया था। और इस मत के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प भाषाई सुराग छिपा है। भाषाई सुराग? हाँ, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में जो हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख क्षेत्र रहा है, आज भी एक भाषा बोली जाती है जिसे ब्राहुई कहते हैं। ब्राहुई? हाँ, ये पूरी तरह से एक द्रविड़ भाषा है जो उत्तर पश्चिम के इस इलाके में एक अलग द्वीप की तरह मौजूद है, जबकि बाकी सारी द्रविड़ भाषाएं जैसे तमिल, तेलुगु हजारों किलोमीटर दूर दक्षिण भारत में बोली जाती हैं। ये तो बहुत अजीब बात है, इतनी दूर कैसे? यही तो भाषाई विशेषज्ञों ने पाया है कि इस ब्राहुई भाषा की संरचना और व्याकरण हड़प्पा की उस रहस्यमयी लिपि के तर्क से काफी मेल खाती है। अच्छा। इसी आधार पर ये एक बहुत मजबूत तर्क दिया गया कि शायद हड़प्पा को बसाने वाले द्रविड़ मूल के ही लोग थे जो बाद में दक्षिण की ओर चले गए। तो इन सब का क्या मतलब है? हमने विदेशी मत देखा और उसे खारिज किया, हमने आर्य मत देखा और उसके अंतरों को समझा, द्रविड़ मत के भाषाई सुराग को भी देखा। इतने सारे अलग अलग विचारों और बहसों के बाद आज की तारीख में निष्कर्ष क्या निकलता है? इतने दशकों के शोध के बाद आज इतिहासकार और पुरातत्वविद जिस नतीजे पर पहुंचे हैं उसे सर्वमान्य मत यानी सबसे ज्यादा स्वीकार किया जाने वाला दृष्टिकोण कहा जाता है। और वो मत क्या है? रोमिला थापर, अमलानंद घोष और फेयर सर्विस जैसे विद्वानों ने ये स्पष्ट किया है कि हड़प्पा सभ्यता न तो कोई विदेशी चमत्कार थी और न ही किसी एक खास समूह द्वारा अचानक बसाई गई थी। तो फिर ये कैसे बनी? ये वास्तव में उसी भूमि पर उससे पूर्व की छोटी छोटी ग्रामीण संस्कृतियों का ही एक स्वाभाविक और क्रमिक विकास थी। यानी आप कह रही हैं कि ये एक कहानी है उन छोटे स्टार्टअप्स की जो सदियों की मेहनत के बाद विशाल मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस में बदल गए। हाँ, ये तुलना बिल्कुल सटीक है। हमारे स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि राजस्थान में कालीबंगा 1 और सोंथी, सिंध क्षेत्र में कोटदीजी और आमरी, बिल्कुल, और बलूचिस्तान की कई छोटी छोटी ग्रामीण संस्कृतियां पहले से मौजूद थीं। इन गांवों के लोगों ने सदियों तक नदियों के व्यवहार को समझा, खेती में अधिशेष यानी जरूरत से ज्यादा अनाज उगाना सीखा। जब अनाज ज्यादा होने लगा तो व्यापार शुरू हुआ। व्यापार से धन आया, धन से कारीगरी उन्नत हुई, ईंटें बेहतर हुई और धीरे धीरे हजारों वर्षों की विकास यात्रा के बाद ये छोटी बस्तियां मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे विश्व स्तरीय महानगरों में तब्दील हो गईं। ये विकास का सबसे तार्किक और विज्ञान सम्मत मत है। बिल्कुल। ये पूरी चर्चा वाकई में एक अद्भुत यात्रा रही है। हमने देखा कि कैसे टूटे हुए बर्तनों और जली हुई ईंटों से इतिहासकार एक पूरी सभ्यता का खाका खींचते हैं और कैसे विज्ञान पुरानी धारणाओं को बदल देता है। एकदम। इस चर्चा से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है कि हड़प्पा सभ्यता किसी भी बाहरी प्रभाव की मोहताज नहीं थी। ये स्वदेशी प्रतिभा, नवाचार और क्रमिक विकास का एक शानदार उदाहरण है। बिल्कुल। और ये बात हम सभी के लिए बहुत प्रासंगिक है क्योंकि ये एक सार्वभौमिक सच की याद दिलाती है। चाहे वो इतिहास के पन्नों में दर्ज कोई महान सभ्यता हो या हमारे अपने जीवन के बड़े लक्ष्य, कोई भी महान चीज रातों रात नहीं बनती। एक मजबूत नींव बनाने में समय लगता है। ये एक बहुत ही सुंदर सबक है ना? लेकिन इस डीप डाइव को समाप्त करने से पहले मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगी जो शायद श्रोताओं को थोड़ा बेचैन कर दे। बेचैन कर दे? वो क्या है? देखिए, आज हमने कार्बन डेटिंग की बात की, ईंटों के आकार और व्यापार की बात की और उनके आधार पर अपने निष्कर्ष निकाले। लेकिन याद कीजिए उस रहस्यमयी भावचित्रात्मक लिपि को जिसके बारे में हमने चर्चा की थी। हाँ, जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। वेद या कोई सुपर कंप्यूटर उस लिपि को पूरी तरह से डिकोड कर लेगा, उसे पढ़ लेगा,
तब क्या होगा? बाप रे, तब तो क्या उन मिट्टी की मोहरों पर लिखा सच अब तक के हमारे सारे सर्वमान्य सिद्धांतों और इन बड़े बड़े विद्वानों के दावों को एक ही झटके में बदल कर नहीं रख देगा? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। हो सकता है कि वे खुद को किसी ऐसे नाम से पुकारते हों या अपनी उत्पत्ति की कोई ऐसी कहानी बताते हों जिसकी हमने कभी कल्पना भी ना की हो। वो एक खोज इतिहास की किताबों को फिर से लिखने पर मजबूर कर सकती है। ये एक ऐसा विचार है जिस पर वाकई गहराई से सोचने की जरूरत है। एक ऐसा रहस्य जो अभी भी जमीन के नीचे हमारी समझ से बाहर हमारा इंतजार कर रहा है। इसी रोंगटे खड़े कर देने वाले विचार और एक अनसुलझे रहस्य के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हमारी इस यात्रा में साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नई जिज्ञासा के साथ।